अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है फेक आईडी बना बना के कौन आ रहा है, ठीक है। और मेरी जिंदगी ना आप लोग ना समझ भी नहीं पाओगे, कितना दर्द है मेरी लाइफ में, कितना पेन है, कितना बुरा लगता है। सोच के देखो, जब मेरी सास मेरे यहाँ पर आई थी ना, ये बात बोल के गई थी कि 12 लाख रुपए में बात हुई, क्या दिया तेरे बाप ने, गोबर दिया, खा लिया हमारा बेटा। और शादी के बाद भी 12 लाख 12 लाख 12 लाख इतने में बात हुई थी, ऐसा कहा था, ये करेंगे वो करेंगे, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया। मतलब इतना मनी माइंडेड लोग, बस पैसा चाहिए पैसा। और अगर पैसा ना दो तो किसी की बेटी को तंग करना शुरू कर दो। मुझे फर्स्ट डे से तड़फाया गया है, मैं सच बोलती हूँ। मेरे को हर तरीके से मेंटली परेशान किया गया, हर तरीके से। मेरे को आज भी, मैं वो अपना टाइम याद करती हूँ ना मेरे पति के साथ, जो मेरी शादी के बाद का टाइम था, तो मेरी रूह कांप जाती है कि मैंने क्या झेला है। मुझे पता है लोग बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग बार बार बात रिपीट करो। अरे करूंगी रिपीट, जिसके साथ बुरा होगा मैं अपने दिमाग से कैसे निकालूं वो सारी चीजें, मुझे बता दो ना। अंदर तक दहल चुकी हूं मैं, अंदर से मेरा दहशत बैठ चुकी है मेरे दिल में। शादी के नाम से डर लगने लग गया है मुझे, मेरी ऐसी हालत है क्योंकि इतना खौफनाक मतलब चीजें देखी है ना मैंने शादी के बाद, वो चीजें दिमाग से नहीं निकलती है। मेरे को नहीं पता था यार, दुनिया में लोगों के दिलों में इतना लालच होता है। आज के टाइम में इतना लालच बस चुका है पैसे का, कि लड़की है शादी करके आएगी तो ये लाएगी वो लाएगी, ये सामान होगा, इतना पैसा लाएगी। अगर ना लाओ, उनके हिसाब से पैसा लेन देन ना करो, तो उसके बाद में लड़की को कितना झेलना पड़ता है ना, वो मैंने झेला है। मुझे पता है कि ना ये चीजें, मेरा एक बात बताओ, मेरा मायके का गोल्ड तक मेरे ससुराल वालों ने बेच दिया था। उनका कोई हक नहीं था मेरे मायके की चीजों पे, उनका क्या राइट था, उन्होंने कैसे बेच दिया, सोच के देखो। तो इसी चीज से अंदाजा लगा लो ना मैंने क्या सहा है, क्या झेला है मैंने। हर दिन उठने से लेकर, खिड़की खोलने से, खाने पीने से लेके हर चीज में परेशान किया जाता था, इतना ज्यादा। मैं आज तक ना अंदर से ये हो चुका है मेरे को कि यार मैंने क्या झेला, मुझे पता है सिर्फ। और जो ये कमेंट्स करने लग रहे हैं ना कि हाँ भगवान की लाठी तो तेरे पड़ी गई है ना, इस तरीके के। कभी मेरे को पता है ये कौन फेक आईडी बना के आते हैं, तेरी तो आईज में थोड़ा काजल कम लगाया कर, वरना ये है तेरी आईज में, ये है वो है ये है। मैं तो देखो यार, मैंने आज तक उसके बावजूद भी, इतना कुछ झेलने के बाद भी, मैं मेरी सास के कैरेक्टर पे नहीं गई आज तक। मैंने नहीं कहा कि ऐसी कैरेक्टर वाइज ऐसी थी वैसी थी, बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकती थी, कभी नहीं बोला, क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है कि किसी को फालतू में कुछ भी कह के बदनाम कर दूं। लेकिन मेरी सास ने किया ऐसा, मेरे साथ किया है तो बोलूंगी ना। मेरा दिल दुखाया है, वो भी मेरे सबसे बुरे वक्त में। मेरा साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। मेरे पति की डेथ के बाद मेरे भाइयों के पास तक पे फोन कर करके बोला गया, कहीं कहीं मायके में मेरे मायके वालों के नंबर थे फीड, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे थे फीड। मैं एक ना 1500 वाला जो फोन नहीं आता था रिलायंस वाला, वो यूज करा था मैंने 6 महीने, तो वो फोन मैं यूज कर रही थी, तो उसमें मेरे सारे टोटली मायके वालों के नंबर थे। और वो फोन क्या था, बाद में मैंने दूसरा फोन ले लिया, तो वो वैसे ही पड़ा था, उसमें मेरे सारे नंबर फीड थे। तो मेरे परिवार में, मम्मी के फैमिली में, मेरे पापा जी के फैमिली में कहाँ कहाँ फोन कर करके मुझे बदनाम नहीं किया मेरे ससुराल वालों ने, उल्टा सीधा नहीं बोला। उनका क्या मतलब बनता था फोन कर करके बोलना, ये है, ये वो है, ये ऐसी है, मतलब कहीं भी फोन मिला के मेरे बारे में बकवास करना। मेरे को आज भी याद है, मेरे पति की डेथ के बाद सबसे पहले सिर्फ 13 दिन हुए थे, ठीक है, सिर्फ 13 दिन। मैंने यही बात बोली थी उस टाइम। मेरे माइंड में उस टाइम कुछ भी नहीं था कि ये लोग मेरे को, ससुराल वाले मेरे को घर से निकाल देंगे या मेरे बच्चे के साथ ये चीजें करेंगे। मैं उस टाइम भी उन लोगों के बारे में सोच रही थी। और उन्होंने मेरे को क्या बोला, मैंने क्या बोला था कि पापा जी आप मेरे घर पे मायके में कहीं कहीं फोन मत मिलवाओ, इससे क्या होगा, मेरे घर वालों को लगेगा कि आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो, और वो लोग मुझे क्या पता यहाँ से फिर रहने ना दे मुझे, मायके यहाँ ससुराल में सोचेंगे कि लड़की तंग हो रही है क्योंकि पति भी गुजर चुका है। तो इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है, फोन मत मिलाओ। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी उन लोगों के साथ, ना मैं उनको किसी तरीके से तंग कर रही थी। मेरे ससुर का कहना था अब पति नहीं है तो फोन, गलती करोगे तो फोन तो मिलाए जाएंगे, मायके में करे जाएंगे फोन। और फोन पे क्या किया जा रहा था, फोन कर करके ये ऐसी है, ये ऐसे तंग कर रही है। भैया मेरा पति गुजर गया, मुझे बता दो, मेरा 45 दिन का बच्चा था उस टाइम, डेथ हुई, मेरा छोटा सा बच्चा, उसके साथ मैं उन लोगों को क्या तंग करूंगी, क्या परेशान करूंगी, जब मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी परेशान हूं इतनी। सिर्फ अगर मैं कमरा बंद करके अपने बच्चे के साथ बैठी भी हुई हूं ना, तो इस चीज में भी उन लोगों को दिक्कत थी। मैं बताती हूँ मेरे साथ कितनी पॉलिटिक्स बाजी हुई थी उस टाइम। मैं बताऊं, मेरे को ना मतलब जब मैं आई थी ना, मतलब उस टाइम तो बोला कि आप एक बार ना, रिवाज होता है, आप एक बार चले जाओ मायके, उसके बाद वापिस बुला लेंगे आपको, ठीक है, आप आ जाना।
जब मैं मायके चली गई तो उसके बाद क्या होता है कि नहीं ना, फोन उठाने बंद। मेरे फादर के ऊपर चोरी के इल्जाम लगाए गए, कहा कि हाँ ये तो चोर है, ये है वो है, मतलब इतना तंग करा गया मुझे। चोरी का इल्जाम भी कैसे है कि मेरे पति का एक मोबाइल फोन था, वो भी टूटा हुआ, वो भी 3 साल से पड़ा था घर पे, 2-3 साल से, बहुत पुराना फोन था। उन्होंने भी सेकंड हैंड खरीदा था अपने किसी दोस्त से, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो फोन खराब था, तो पापा जी बोलते मैं हिसार में दिखा दूंगा, ठीक हो जाएगा तो ठीक करवा के तुम्हें वापिस कर दूंगा। फोन उठा के ले गए और बाद में बोलते अरे फोन उठा के ले गए, उसमें 100 तरीके का डेटा होता है। डेटा क्या होता है? मन में खोट था इसका मतलब तुम्हारे, तभी तो डेटा होता है, मेमोरी होती है, पता नहीं क्या क्या है ना, कि ये होता है, वो होता है, ऐसा है वैसा है, मतलब इस तरीके से परेशान करना शुरू। उसके बावजूद भी मेरे मन में था कि नहीं, सब कुछ बातचीत करके सुलझाएंगे, हो जाएगा ठीक। हो सकता है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हो, गुस्सा है, चलो लाइफ में बुरा फेज है तो एक दूसरे पे ही गुस्सा निकलेगा, परिवार के सदस्यों पे। मैं फिर भी गई, मेरे पति की बरसी थी, ठीक है, नवंबर में 4 या 5 ऐसे तारीख चुनी गई थी, आई थिंक हाँ 5 नवंबर को बरसी थी, तो 4 को ऐसा था करवा चौथ था, 3 को मेरा जन्मदिन था और मैं गई थी आई थिंक 28-29 तारीख को, इस तरीके से, ठीक है। मैं फिर भी गई और कि हुआ क्या मेरे साथ, जिस रात मैं गई हूं ना, उसके अगले ही दिन ससुर और ताऊ जी, शर्म भी नहीं आई उन लोगों को अपनी घर की बहू को कहते हुए कि यहाँ से जाओ, शर्म भी नहीं आई कहते हुए। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को सच में, चुल्लू भर पानी में, जो अपने बेटे के गुजरने के बाद बड़ी बहू को पोते के साथ घर से निकाल दे। कितनी शर्मनाक बात है। और बाद में बोलते हैं अरे तुम यहाँ पे रहती तो कोई ना कोई और गुजर जाता, इसको कुछ हो जाता, अपनी पत्नी को, तुम्हें कुछ हो जाता, किसी को हो जाता है ना, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, बहाने। और बाद में लोगों को पता है वो लोग क्यों नहीं चाहते थे बरसी पे मैं रुकूं, उन्होंने कहा कि बेटे के साथ चली जा, क्योंकि उनको कहानियां सुनानी थी बरसी पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बरसी पे वहां पे नहीं होती ना, तो उनके रिश्तेदारों को के मन में ये चीज चली जाती कि हाँ निधि और उसका बच्चा, उन लोगों ने, निधि ने रिश्ता नहीं रखा, निधि वहां रहना नहीं चाहती थी, वो अपनी मर्जी से गई है। वो लोग ये बात अपने परिवारजनों में, आसपास वालों में वो दिमाग में डाल सकते थे, इसीलिए मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया। मुझे 4-5 दिन जब तक मैं रुकी, मुझे इतना हद पार तंग किया गया वहां उस घर में, सिर्फ इसीलिए कि मैं वहां से चली जाऊं और बरसी से पहले ही चली जाऊं। लेकिन मैं भी जिद्दी, मैंने कहा बरसी में तो मैं होंगी, वहां पे मैं बरसी करवा के जाऊंगी मेरे पति की। तो बरसी के बाद मैंने यही बोला था कि मेरे को ना, मैंने उनको पता, जब उन्होंने वो मुझे रख नहीं रहे थे ना, तो मेरे मायके में उस टाइम मेरे झगड़े चल रहे थे मेरे साथ, मेरा और मायके में दिक्कत चल रही थी कुछ बातों पे, क्योंकि मेरे मायके वालों ने ही बोला था कि जब तेरे फादर को उन्होंने कह दिया कि चोर बोल दिया, उसके बावजूद तू अपने फादर का स्टैंड ना लेके ससुराल जा रही है, तो हमसे रिश्ता मत रख। आज के बाद हमारा तो तेरा मायके में, तेरा मायका खत्म है अगर तू ससुराल में जाएगी। मैं अपना मायका खत्म करके ससुराल में ऊपर होके गई। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं रहूंगी। मायके वालों को तो चलो बाद में टाइम के साथ चीजें सुलझ जाएंगी, बातचीत होएगी, बात सुलझ जाएगी। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। मैं विहान को पे नजर है, विहान खेल रहा है ना इधर, तो ये चीज हुई थी, ठीक है। तो मायके से मेरा रिश्ता उस दिन खत्म हो गया था जब मैं ससुराल में आई थी। तो मेरे फैमिली वाले मेरा फोन तक उठा नहीं रहे थे उन दिनों में, ठीक है, इतने नाराज थे मुझसे। और मैं ससुराल में जाती हूँ तो ससुराल में मुझे प्रेशर बनाया गया कि तुम यहाँ से जाओ, मायके चले जाओ, बच्चा लेके यहाँ नहीं रहना। मैंने बोला, मैंने उस टाइम जब वो मुझे रख ही नहीं रहे थे ना, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि ना मेरे को 4 महीने रहने दो, नवंबर का टाइम है, मैं बच्चे की सर्दियां हैं, पहली सर्दियां, मैं ठंड में कहाँ लेके घूमूंगी बच्चे को ऐसे टाइम में, मुझे ज्यादा नहीं तो 6 महीने रहने दो, ताकि मैं थोड़ी सी संभल जाऊं। मेरी अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं ऐसे टाइम में, मेरे पति के गुजरे 2.5-3 महीने हुए हैं, मैं ऐसे टाइम में कहाँ घूमूं सामान उठा के, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। मैंने यही बोला था उन लोगों से जब वो मुझे रख नहीं रहे थे। मैंने कहा था कि मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 6 महीने के लिए रहने दो इस घर में, मेरे ससुराल में। पर उन लोगों ने क्या कहा, नहीं हमें तेरे को नहीं रखना, हमें तेरे से लेना देना नहीं है। उन्होंने बोला कोई नहीं, मायके वाले क्या है ना, नाराज है तो क्या हुआ, तू जाएगी तो ऐसा थोड़ी तेरे को कह दे नहीं रखेंगे, रख लेंगे, मान जाएंगे, फैमिली है, बोल दे उनको, वो रख लेंगे, उनके साथ चली जा। मैं बोलती मैं कैसे ऐसे चली जाऊं, तो बोलते बच्चा दे जा, बच्चा दे जा, बच्चा दे जा। मैंने कहा बच्चा मैं कैसे दे दूं, शर्म आती है एक माँ से उसका बच्चा मांगते हुए, वो भी ऐसे टाइम में जब पति गुजर जाए। तो मैंने बोला मैं नहीं दे सकती अपना बच्चा। तो बोलते फिर तू बच्चे को भी ले जा, बच्चे को भी ले जा। मैं उसके बाद मैं उस रात में पूरी रात सोई नहीं, मैं ऐसे टेंशन में बैठी। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊं, मेरा मायके से मेरी लड़ाई हो रखी, ससुराल वाले मुझे रख नहीं रहे, पैसे मेरी जेब में 1 रुपया नहीं, मैं जाऊं कहाँ ऐसे वक्त में, ऐसे निकाल रहे हैं लोग, तो मुझे रख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल ही।
परेशान कर रहे हैं मेरे मामा, क्या कहीं कहीं फोन मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर रही। मैंने कहा काम करने वाली कंडीशन भी तो हो ना, और काम करने के लिए जाती हूँ नीचे रसोई में तो कह देती है सास नहीं ऊपर जा बच्चा देख ले, और जैसे ही बच्चे के पास बैठ जाऊं तो कहती है काम नहीं करती। वही पॉलिटिक्स बाजी। तो हुआ क्या, मैंने फिर क्या किया, मेरा आज भी आधे से ज्यादा फर्नीचर की बात नहीं करी, कपड़ा भी ससुराल में ही पड़ा है। मैं कपड़े तक, मैं अपने चंद कपड़े उठा के लेकर आने लगी। मैंने साड़ियां पैक करी अपनी। मैंने कहा यार ये लोग मुझे रख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं ये लोग, तो कम से कम मैं पहनने का, मैं जाऊंगी कहीं तो मेरे माइंड में था क्या पता मुझे मेरे मायके वाले भी ना रखे अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उनसे भी लड़ाई हो रखी है। तो मैं कम से कम, मैंने उनसे ही बोला मुझे इतना सामान तो दे दो कि मैं कल को किराए पे एक कमरा लेके रहूंगी बच्चे के साथ। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ना नौकरी कर रही हूँ, मैं जाऊंगी कहाँ ऐसी सिचुएशन में, इतना तो दे दो। नहीं, उतना भी नहीं, मेरे को कुछ नहीं उठाने दिया उस घर से उन्होंने। और ये भी नहीं सोचा कहाँ जाएगी। इनको ये था कि दुखी होएगी, परेशान होएगी, बच्चा ही पाल नहीं पाएगी, फिर परेशान होके बच्चा हमें दे जाएगी और अपना खुद भी नौकरी जो करना है करेगी, तंग होएगी, इसको तंग करना है। तो मैंने क्या था कि अपना कमरा खोला, अपना बेड खोला। सोचो 2.5 साल से जिस घर में आप अपने पति के साथ रह रहे हो और आपका पति आपको सच में बहुत प्यार करता हो, ऐसा भी नहीं था मेरे पति के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था। बच्चा हुआ ना 2.5 साल में, एक बच्चा भी बेटा हुआ था, बल्कि उनको तो ये सोचना चाहिए था कि हमारा बेटा गया तो ये पोता ही हमारा बेटा है। अपनी घर की बहू को, अपने घर की इज्जत को कोई सड़कों पे फेंकता है क्या अपने बच्चे को? उन्होंने किया ऐसा मेरे साथ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या किया, बेड में से निकाल के अपने 2-3 बैग पैक करे, 3 या 4 बैग पैक किए भी। सनी ने मेरे को टेडी बियर गिफ्ट किया था, मैंने वो टेडी बियर रखा, थोड़ा बहुत सामान रखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं साड़ियां डाल रही थी बैग में। मेरी सास आके मुझे बोलती है ये साड़ियां तो हमने तुझे दी थी, ये क्यों बैग में डाल रही है, ये क्यों लेके जा रही है यहाँ से? मतलब जो साड़ियां मैं पहन रही थी पिछले 2.5 साल में, कभी कभी पहनती थी, वो साड़ियां जो आपने मुझे उस पे दी थी, क्या कहते हैं, बरी पे चढ़ाई जाती है शादी पे, वो साड़ियां भी आप मुझसे वापस मांग रहे हो। तब मैंने बोला अगर आप लोग अपना इतना हिसाब किताब कर रहे हो ना एक एक चीज का, तो मेरा मायके का गोल्ड मुझे वापस कर दो, मैं वो लेके जाऊंगी। देते कहां से, बेच दिया था सारा शादी के 3 महीने बाद ही। उसके बाद क्या होता है, 3-4 बैग मैंने कर दिए अपने कपड़ों के तैयार। ये लोग इतने बेइज्जत, जो होता नहीं मतलब क्या बोलूं, क्या लेवल बोलूं ऐसे लोगों का मैं। भाई आप अपनी बहू को घर से रख नहीं रहे हो, बहू को आपने कह दिया कि निकलो यहाँ से, ठीक है। उसके बावजूद चलो मैं शराफत से फिर भी जा रही हूँ, मैं आप लोगों से, मेरे को ये नहीं पता मैं जाऊंगी कहाँ, उसके बावजूद भी मैं कह रही हूँ कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप लोगों नहीं रखना चाहते मत रखो, कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी मैंने जो कपड़े पैक किए, मेरी सास ने इशारा किया कि जाओ इसका चेक करो सामान, ये क्या लेके जा रही है हमारे घर से। क्या क्या सामान नहीं होता यार एक औरत के बैग में, उसका इनर गारमेंट्स तक होते हैं, लेडीज सामान होता है, क्या नहीं होता यार उसके लेडीज का बैग। कोई अगर जेंट्स चेक कर रहा है, वो भी उसका ससुर चेक कर रहा है एक बहू का सामान। सोच के देखो कितनी शर्मनाक बात है। मेरे जो भी बैग थे ना सारे A to Z दोबारा खुलवाए गए, एक एक बैग मेरा दोबारा खोला गया, मेरे सामने मैं खड़ी थी और उस बैग में सारा एक एक चीज चेक करी गई। और मैंने पूछा पापा जी ये मेरे सामान है, मेरे कपड़े हैं, तो उनका जवाब था बेटा जी अगर आपका सामान होगा तो आप ले जा सकते हो, मतलब आपका कपड़ा होगा, और अगर हमारा कुछ हुआ तो हम वो रख लेंगे। मैं कह रही बेअक्लो, तुम्हारा जो सबसे बड़ी चीज थी, तुम्हारा पोता लेके जा रही हूँ, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, 4 बैग में 4 कपड़ों के लिए रो रहे हो। मैं फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं निधि, आज बहुत बुरा टाइम है तेरी जिंदगी का, वर्स्ट लाइफ का टाइम है, कोई बात नहीं ये भी निकलेगा। मैं वही 4-5 बैग मैंने उनसे बर्तन मांगे थे, मुझे आज भी याद है। मैंने कहा मुझे कुछ बर्तन भी दे दो, मैं जा रही हूँ, मेरे पास बर्तन ही नहीं है, मेरे पास रसोई का सामान ही, मेरा चूल्हा क्या सब कुछ तो उनके घर में पड़ा, दे भी नहीं रहे, कोई सामान नहीं दे रहे। उस टाइम मैंने सिर्फ 1 सेकंड दीजिए, विहान इस साइड नहीं आना, उस साइड जाओ, उस साइड खेलो बेटा, साइकिल चलाओ। क्या कुत्ता आ गया? अच्छा मिट्टी नहीं डालना बेटा, इधर आ जाओ, गद्दे पे बैठ जाओ दोनों बच्चे, इधर आओ गद्दे पे बैठो, गद्दे पे बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कुत्ता भी नहीं आएगा, यहाँ बैठो, आप भी बैठो, आ जाओ, हाँ भी बैठो विहान। तो आप इस चीज से सोचो। उसके बाद क्या होता है, मैं चली जाती हूँ वहां से, उसके बाद मेरे को बोला जाता है कैमरे में आ रखा है तू सामान लेके गई। मतलब वो जो 4 बैग थे ना, उसके लिए भी उन लोगों को इतना दुख हो रहा था ना, वीडियो बना के प्रूफ बना के कि हाँ कल को दिखा दे कि ले गई। उसके बाद उसके बाद भी मैंने ना, उसके बाद भी आप यकीन करोगे जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, मैंने ना फिर भी उनकी तारीफ करी थी मेरे ससुराल वालों की, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया था, फिर भी मैंने सोचा चल नहीं, मेरे पति के माँ बाप हैं,
क्यों मैं कुछ बोलूं मुंह से? उसके बावजूद मेरी जो पहली वीडियो गई थी ना, एक सेकेंड, यूट्यूब पे, आज भी लोग मुझे बोलते हैं पहले आपने ससुराल वालों के बारे में अच्छा क्यों बोला। मैं तब भी सोच रही थी कि क्या पता टाइम के साथ गुस्सा जो उन्होंने किया वो चीजें कम हो जाए, है ना। टाइम के साथ क्या पता उनको लगे कि उन्होंने गलत किया, टाइम के साथ उनको लगे कि उनका पोता था उसमें तो थोड़ा सा मोह आए उनका। मैं फिर भी उनकी तारीफ कर रही, बल्कि उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी मैंने वीडियो में यही बोला मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। मैं तारीफ कर रही हूँ उन लोगों की, सिर्फ तारीफ। मैंने उनके बारे में कोई गलत नहीं बोला। मेरी नॉर्मल वीडियोस जा रही थी जब मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आई थी, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल वीडियोस जा रही थी। मैं लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करे, प्रार्थना कैसे करे, उसके ऊपर वीडियोस बना रही थी। मेरी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की वीडियो जा रही थी। मैंने मेरे ससुराल वालों के लिए तब भी एक शब्द वीडियो में नहीं बोला कभी कि उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। नहीं बता रही थी मैं पब्लिक को, नहीं सोचा भी नहीं था मैं बताऊंगी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। सोचा था अपने तक रख लूंगी बातें, कोई बात नहीं, पति की इज्जत बनी रहेगी लोगों के सामने कि हाँ उसके माँ बाप थे। मैं यही कह रही थी नहीं अच्छा है, अच्छा सब अच्छा है। लेकिन उन लोगों के दिल में इतना खोट था ना, इतना खोट, उन लोगों के मन में ये चीज थी कि ये कभी ना कभी वीडियो में बता देगी। उन्होंने मेरे पास फोन कॉल करके मुझे ब्लैकमेलिंग करी, मेरी सास ने। उन्होंने मेरे को क्या बोला कि तूने जो जो कांड करे थे, तूने ये किया था, तूने वो किया था, हमने ना सारे प्रूफ इकट्ठे करके टांड पे रख रखे हैं, आने दे लो दुनिया को, एक एक दुनिया को ना सबको हम दिखाएंगे तू क्या है क्या नहीं है। मतलब मैं उनको कुछ बोल नहीं रही हूँ गलत, उन्होंने मेरे से इतना गलत कर दिया, उसके बावजूद भी वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने कहा ब्लैकमेलिंग तो हम नहीं झेलेंगे। फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कि लो मैं बताती हूँ मैंने ससुराल में क्या किया। उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि हाँ भाई मैंने कुर्सी तोड़ी थी, मैंने किताबें फाड़ी थी, मैंने राशन के डब्बे कचड़े में फेंके थे। एक दिन किया था, मेरा एक दिन किया भारी लगेगा, या उन्होंने जो मेरे साथ 2.5 साल तक किया, रात दिन परेशान करना किसी लड़की को इस हद तक तोड़ दो कि वो पागल ही हो जाए, इस हद तक मुझे परेशान किया गया। शादी के बाद मैं सब कुछ सहन करती रही। कभी रात के 3:30 बजे तक झगड़े होते थे, रात को सोचो नींद पूरी ना हो, फिर सुबह अगर थोड़ा सा लेट उठ जाओ तो फिर झगड़े। इतना परेशान किया गया ना, जो होता नहीं कि कोई फूटी आंखी ना भाए, वो मैं थी। मेरी सास ससुर उन लोगों की नजर में, मेरे ससुर पता है मेरे पापा को कालिया बुलाते हैं। मेरे को पता है एक दिन मैं वीडियो कॉल करवा रही विहान की, दूर थे, मैं तो बैक कैमरे से ऑन था। मेरा ससुर बोलता सास को, अरे कालिया साइड में खड़ा है, कुछ मत बोलियो तू उसको। ये वर्डिंग थी, मैंने खुद सुनी। मतलब सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। इतना जहर उगलते हैं ये लोग, ठीक है। अब बात सुनिएगा, इतना बुरा होने के बावजूद भी मैंने उस टाइम खुद का कितनी हेट ली सोशल मीडिया पे मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने कहा तुम लोग क्या बताओगे कि निधि ने क्या किया, हम अपने मुंह से बताएंगे, हम किसी से डरते नहीं है। कोई नहीं, 100 लोग गाली देंगे, दे देंगे, सुन लेंगे हम, लेकिन फिर अब मैं भी बताऊंगी। फिर अब आप लोगों ने जो बोलना था वो तो मैंने बता दिया ना वीडियो में कि मैंने क्या किया। अब मैं बताऊंगी आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। फिर मेरी वीडियो आई थी उसके बाद कि हाँ इन लोगों ने मेरे को इस तरीके से पैसों के लिए परेशान करा था। मेरे फादर से कितनी बार उन्होंने 2.5 लाख रुपए मांगे थे, शादी के बाद भी पैसे मांगे गए थे मेरे पापा से, उन्होंने नहीं दिए तो वही चिड़चिड़पना मेरे ऊपर निकल जाए। ये चीजें मैंने झेली हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद क्या मनहूस है, ये कैरेक्टरलेस है, पति को समेट गई, पति को खा गई, ये वर्डिंग थी मेरी सास की। तेरे को गोली से उड़ा देंगे, तूने दूसरी शादी करी तो। अब मेरे हस्बैंड का दोस्त था वो लड़का जाट था, ठीक है। एक सेकंड बच्चे, धक्का मत दो विहान, धक्का नहीं देना, खेलना है। मेरी ससुराल वालों की इतनी गंदी सोच ना, उन्होंने उसी के ऊपर शक लगा दिया। पता है मेरे को क्या बोलते हैं? मेरे पति के गुजरने के बाद बोलते हैं कि मैंने मेरे पति को जहर दिया मेरे पति के दोस्त के साथ मिलके। ये मेरी सास की वर्डिंग थी। मतलब कितनी गंदी सोच। मैं तो अपना भाई बच्चा, मतलब मैं जहर दूंगी भैया, मैं एक पत्नी होगी अपने पति को जहर दूंगी। ये बात कौन बोल रहा है? मेरे सास ससुर मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ऐसे ऐसे। क्यों लगा रहे हैं ऐसे इल्जाम? बस मन घड़त, बस कुछ ना कुछ बोलना है। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं है, हंस लो, खेल लो। तो यहाँ से देखो, मेरे को वीडियोस के थ्रू जब लाइव में भी मेरे बारे में क्या बोला गया, उसके साथ मिलके जहर दे दिया मेरे बेटे को। बता यार, मेरी उसके दोस्त से कभी जिंदगी में बात ही नहीं हुई है 2.5 साल में। कभी जिंदगी में मेरे पहले भी कभी बात नहीं हुई, मेरी कभी बात ही नहीं हुई यार, बात ही नहीं हुई। लेकिन सोच के देखो, सोच कितनी गंदी है। मतलब एक औरत को के पति के मरते ही उसके कैरेक्टर को ना, मेरा कैरेक्टर को तो चीड़ फाड़ कर दी थी बिल्कुल इन लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने,
ये सब झेला, लेकिन मैंने अपना बच्चा अपने पास रखा, फिर भी इतना कुछ झेल के भी मैं इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी अपनी जिंदगी में। 2.5 साल मुझे पता है मैंने क्या सफर किया अभी तक मेरे पति के गुजरने के बाद, जब से यूट्यूब पे आई हूँ कितना मैंने सहन किया। लेकिन मैं फिर भी अपना वीडियोस बनाती रही, दिन की 3 वीडियो 2 वीडियो काम करती रही। बच्चे धक्का मत दो, चोट लग जाएगी, एक दूसरे को धक्का मत दो, खेल लो, साइकिल चला लो। हाँ बेटा साइकिल चला लो बेटा। तो मेरे साथ इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, ठीक है, इतना। और जो बात किसी ने बोली थी ना, अगर इतना परेशान किया था तो आप देवर से शादी क्यों करना चाहते थे, तो मैं देवर से शादी कभी भी नहीं करना चाहती थी, ठीक है। मैंने वो बात इसलिए बोली थी क्योंकि मेरे मायके वालों ने में से किसी ने, मेरे माँ बाप ने नहीं, किसी और ने बोली थी ये बात उनको मेरे पति के गुजरने के बाद बरसी के टाइम कि देवर से शादी करवा दो। ये बात मेरे मायके में से किसी ने बोली थी, मेरे माँ बाप ने नहीं बोली थी, ठीक है। 1 मिनट। हाँ मेरा बच्चा। तो ये बात तब बोली थी जब उन्होंने मेरे को बोला गोली से कटवा देंगे तेरे को अगर तूने दूसरी शादी करी, तो हमारा बच्चा किसी और के घर में लेकर गई। तब मैंने बोला था अगर तुम्हें इतना ही था तो लोग, यही होता है यार, आप लोग भी जानते हो, अगर लोग क्या करते हैं ना ससुराल वाले, अगर बहू हो छोटी उम्र की हो और देवर आपसे बड़ा उम्र में, देवर मेरे से उम्र में बड़ा था, ठीक है, तो आपकी शादी देवर से करवा देते हैं। मैं नहीं करती, मैं बिल्कुल भी नहीं करती, ना मैं करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि आप लोगों ने तो चलो एक विधवा के तौर पे भी नहीं रखा अपने घर में कि चल सन्नी की बहू के तौर पे ही रख लो, आप रखना ही नहीं चाहते थे, आप रिश्ता ही नहीं रखना चाहते थे आगे मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमें हमारा बेटा चला गया जो 28-29 साल का, जब उसने हमारा कुछ नहीं किया तो ये पोता छोटा सा क्या कर देगा, इतना छोटा ही था बहुत। तो उन्होंने ना ये डिसीजन लिया कि इनके साथ रिश्ता ही तोड़ लो, कल को बच्चे तो देखो दूसरी है उसकी शादी कर लेंगे और उसके साथ हो ही जाएंगे आगे बच्चे, उनमें हमारा बुढ़ापा जो भी है जिंदगी निकल जाएगी, इनको छोड़ दो बस इनके हाल पे। उन्होंने मेरे साथ ये किया। लेकिन मेरे को लाइफ में ना इतना बड़ा झटका लगा ना जिंदगी का, मीन्स क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं। ये आज इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि कमेंट्स में लोग परेशान कर रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या झेला है ना वो मुझे पता है, मैंने क्या झेला है, कितने धोखे खाए हैं जिंदगी में, कितना कुछ। मतलब एक लड़की जो जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करती है, मेरी बहुत ज्यादा एज नहीं थी जब मेरे पति की डेथ हुई, सिर्फ 27 साल की थी मैं, ठीक है। कितने साल हुए थे मेरी शादी को, सिर्फ 2.5 साल हुए थे। जिस उम्र में एक लड़की टेंशन फ्री जिंदगी जीती है, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचती है, अपने कैरियर के बारे में सोचती है कि चलो अब जिंदगी में अपना कैरियर बनाएंगे, अपनी जिंदगी बनाएंगे, अपने पति के साथ खुश रहेंगे, उस टाइम मैंने क्या सहन किया है ना वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अपने चरित्र के ऊपर इतनी बातें सुनी, और उस इंसान, ये देखो उस इंसान का नाम आज भी मेरे हाथ पे छपा पड़ा है, सन्नी। उस इंसान के लिए भी मेरे को इतना गंदा बोला गया। मेरी सास क्या बोल के गई थी मेरे को, ये नाम हाथ पे खुदवा के मेरे बेटे को फंसवा लिया, मेरे बेटे के साथ शादी से पहले उसके साथ ये किया वो किया और ये सब करके शादी कर ली, फंसवा के शादी कर ली। बता कोई, एक बात बताओ, कोई 29 साल का लड़का क्या को अपनी रजामंदी से ही शादी करी थी ना मेरे हस्बैंड ने। मतलब ये बोल रहे अब मतलब फंसा दिया। भाई फंसाना क्या होता है भैया, ये फंसाना होता है, नाम खुदवा लिया तो भैया तो प्यार था, ये प्यार था, ठीक है। और मेरे हस्बैंड को कोई वो नहीं था कि सिर्फ मतलब टेंशन दे के प्रेशराइज करके शादी करी हो, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। उन्होंने मुझे बोला था, मैंने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे निधि, एक वर्डिंग थी उनकी जब उन्होंने मुझे शादी के लिए उन्होंने मेरे को प्रपोज किया था, मैंने उनको नहीं किया था, मैंने उनको नहीं किया। उनका फोन आया था मेरे हस्बैंड का, मुझे आज भी याद है, मैं रात को उनका फोन आया था करीबन 10 बजे मेरे पास, और उन्होंने कहा था निधि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़कियां देख रहे हैं और मैं बहाने लगा के मना कर रहा हूँ, मेरे मामा रिश्ता लेकर आए हैं और मैं बहुत लंबे टाइम तक उनको मना नहीं कर सकता क्योंकि वो भी बार बार पूछेंगे ये लड़का क्यों मना कर रहा है। तो मैं तुम अपने मम्मी पापा फैमिली वालों से बात करो, मैं अपने फैमिली से बात करता हूँ और ना तुम्हारे बारे में मैं जिक्र करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला था, उन्होंने कहा था कि अपने घर पे बात करें। तो यहाँ से उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था मेरे हस्बैंड ने, मैंने उनको नहीं किया था। हाँ मैंने बात जरूर की थी उनसे, डिस्कशन किया था कि क्या हमारी शादी हो सकती है, हमारी कास्ट सेम थी, सब था ऐसे। लेकिन मैंने उनको बोला था कि हम 6 महीने एक दूसरे को देख लेते हैं,
इस बीच हमें पता चल जाएगा कि हम दोनों की आपस में बन सकती है नहीं बन सकती। और उनको मैं अच्छी लगी थी, उन्होंने अपनी चॉइस से अपनी पसंद से मुझसे शादी करी थी, कोई प्रेशराइज करके हमने शादी नहीं करी थी। जो ये मेरे पे बाद में लाछन लगा रहे हैं कि फंसा लिया हमारा लड़का, पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिए, बस उनके मन में ये चीज थी कि उनकी मर्जी से शादी नहीं हुई उनके बेटे की, उनके बेटे ने खुद अपनी मर्जी से शादी कर ली। उनको इस चीज से आज तक दिक्कत थी कि लव मैरिज क्यों कर ली, क्यों लव मैरिज कर ली, हम अपनी टाइप की लड़की लेके आते। उनको ऐसी पढ़ी लिखी लड़की सबसे पहले चाहिए ही नहीं थी, उनको चाहिए थी ऐसी लड़की जो बस होता नहीं है कि आप समझ जाइए, उनको ऐसी मतलब पढ़ी लिखी वाली सोच तो उन लोगों की थी ही नहीं। जो होता नहीं पढ़े लिखे वाली सोच होती है कि हाँ एक एजुकेटेड वाली सोच होती है, वो नहीं थी। उनको चाहिए थी बस ऐसी लड़की जो बस मुंह घूंघट करके ढक के बस अपना सुबह 4 बजे उठ के रात के 12 बजे तक लगी रहे, बस घर के काम कर दे, जैसा कहो वही खड़ी हो जाए, जैसा बोल दो वैसा बोल दे, जब मुंह से जबान भी ना हो जिस लड़की की, बस वो चाहिए था। और लाए अच्छा खासा, बस उस हिसाब से उनको लगा नहीं ना कि पैसा लाई है ये लाई है बस। तो मुझे इस तरीके से परेशान किया गया मेरे को हर चीज में। मैं आज भी सोचती हूँ कि देखो भगवान जी ने मेरे को कितना कष्ट दिया, मेरी जिंदगी में कितने कष्ट लिखे। मतलब एक लड़की की ना पूरी जिंदगी ना बचपन से ही ना सिर्फ गुड्डे गुड़ियों में खेलने में लगती है कि हाँ एक सपना होता है शादी होएगी, दुल्हन वाली गुड़िया लाती है हर लड़की अपने लिए कि हाँ मैं उसे सजाऊंगी, एक दुल्हा आएगा, मेरी जिंदगी में लाइफ ऐसी होगी वैसे होगी। लेकिन यहाँ हम ये नहीं देखते कि दहेज के लालची लोग दूसरे की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में इतनी भी देर नहीं लगाते हैं। मेरे साथ हुई है, बनी है, तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। बट आज के टाइम में उन्होंने छोड़ दिया कि जाओ अपना जो करना है करो। बोले कि वो लाइफ में ना यहाँ असर पड़ता है उन चीजों का, बहुत ज्यादा दिमाग में छप जाती हैं चीजें जो मेरे साथ हुई। रुको 1 मिनट, देखने दो बच्चे क्यों हो रहे, क्या हुआ, क्या हो गया? बच्चे हैं, खेलने लग रहे हैं। तो जो ये बोलते हैं ना कि कहानी आप लोगों के लिए कहानी होगी, ये किसी की जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आज तक कभी बोली नहीं ये बात, लेकिन मेरे मन में जरूर है ये चीज, ठीक है। जो घर का माहौल आप लोगों ने बना रखा था, घर में इतनी टेंशन थी, इतने झगड़े कर रखे थे, अगर वो लोग इतने ही सोचने वाले होते ना अपने बेटे के बारे में, तो घर में ना इतना गंदा। एक बार बताओ, उनको मेरा पति आता रात को, एक बार बताओ, मैं तो मुंह से कभी कुछ नहीं बोलती थी मैं एक बात बोल रही हूँ, मैंने कभी मेरी सास की बुराई मेरे पति के सामने नहीं करी कि आपकी मम्मी ये कर रही है वो कर रही है, वो मेरा नेचर नहीं था। बस मैं अपने आप में ही खुश रहती थी। मेरा पति घर आता था ना, मैं उसके लिए तैयार होकर इतने अच्छे से रहती थी कि उनको अच्छा लगे, वो खुश रहे, मैं उनकी खुशी चाहती थी। लेकिन उन लोगों के मन में इतनी टॉक्सिसिटी थी ना, वो लोग मेरे पति के घर आते ही ना उसके सामने इसने ये कर दिया वो कर दिया, ये ऐसी है, ये वो है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, दरवाजा खोलती है, खिड़की खोलती है, ये 8 बजे तक सोती है, ये है वो है, कर करके इतने इसको ले जाए यहाँ से, हमें इसको नहीं रखना है, इसको छोड़ दे, ऐसा चीजें ना। रात के 3-3 साढ़े 3 बजे तक झगड़े होते थे। और मेरे पति की मेंटल प्रेशर सोचो कितना होता होगा उनके ऊपर कि वो 1 साल, अगर वो कोई भी इंसान है सोच के देखो, वो सो ही ना पा रहा हो। और मैंने उनका कभी नहीं सोचा कि वो ना सो पाए, लेकिन उन लोगों को ये था कि निधि की लाइफ खराब करनी है, मेरी जिंदगी नर्क बनानी है। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे पति रात के 3 साढ़े 3 4 बजे मेरे कमरे में आते थे 1-1.5 साल तक। सोच के देखो, मैं बेचारी सहमी सी ऊपर कमरे में बैठी रहती थी कि आएंगे मेरे हस्बैंड भी आएंगे, लेकिन वो लड़ना झगड़ना, कलेश कहते नहीं, कलेश जो तो होता है ना उसका तो मुंह काला होता है। बस टेंशन इतनी दी टेंशन, इतना ज्यादा परेशान कर दिया, प्रेशराइज किया गया कि ये कर, इसको लेके जाओ, ये करो। तो मेरे हस्बैंड को इतनी टेंशन दी गई ना, इतनी टेंशन। एक बार बताओ, कोई इंसान रात को 4 बजे सो रहा हो और सुबह 7 बजे उठ के फिर ड्यूटी के लिए निकल रहा हो, और 1 साल से हर रोज उसके साथ ये सब चीजें हो रही हो, तो उसकी सेहत पे कितना बुरा असर पड़ेगा। और उसके बाद भी एक बात सुनिएगा, जब मेरे पति की किडनी की बीमारी डायग्नोसिस हुई, तब भी मेरे पति का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। क्या ट्रीटमेंट किया मेरे पति का? अगर होते दिल्ली जैसी जगह में बैठे थे ना, अगर किसी को फिक्र हो ना कि हाँ भैया इतनी बड़ी बीमारी होगी है, 10 जगह डॉक्टर के लेके जाए कि हाँ चल यहाँ चलते हैं, चल वहां चलते हैं, इलाज करवाते हैं। मेरे पति का इलाज क्या करवाया? बोलते हैं कि तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं होती थी, तुम ही बीमार पड़ी रहती थी। अरे अगर घर में कोई और बीमारी होती है, प्रेगनेंसी को ये लोग बीमारी समझते हैं
कि तुम्हारी बीमारियां सब खत्म नहीं होती थी। मतलब मेरे अगर खराबी होगी 1-2 बार उसमें ट्रीटमेंट लग गया, भैया एक बार बताओ, घर में आप लोग कमा रहे हो, आपके परिवार वैसे तो इतना दिखाओगे यार हम लोग एक है, हमारा पूरा कुनबा एक है, पूरा कुनबा एक था तो मेरे पति का इलाज क्यों नहीं करवाया? आज मेरा पति मेरा सुहाग क्यों छिनवा दिया? मुझे ऐसा क्यों बनवा दिया आप लोगों ने? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। करवाते ना इलाज मेरे पति का, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के लेके जाते, हॉस्पिटलों में लेते, मैं कहाँ से इलाज करवाती? लोग कहते ना तुमने इलाज नहीं करवाया। मैं कमाती थी, मेरी सैलरी पूरी की पूरी मेरी सास ले लेती थी, पूरी सैलरी, सिर्फ आने जाने की 200-400 रुपए देती थी मुझे, वो भी रखे होते थे बस मेरे पर्स में। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं कहाँ से इलाज करवाऊंगा? मेरे को बोलते हैं तुम मायके वालों को बुला के इलाज करवा लेती। शर्म आती है बोलते हुए? मेरे मायके वाले हिसार में रह रहे हैं, तुम लोग नजफगढ़ में रह रहे हो, तुम्हारा पूरा परिवार नजफगढ़ में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो तुम लोग अपने परिवार वालों से बोलो ना इलाज करवाएं मेरे पति का। कहाँ इलाज करवाया? कुछ भी इलाज नहीं करवाया मेरे हस्बैंड का। जब उनका पता चल गया था किडनी की बीमारी है, उसके बाद भी कहाँ लेके गए हैं? एम्स में लेके गए हैं। जब बिल्कुल ही किडनी खराब होगी तो एम्स में घूम रहे हैं। मैं कितनी बार बोला करती थी इनके पापा जी को, पापा जी मेरे पति का 200 बीपी जा रहा है, मेरे पति के यूरिन में झाग बन रहा है। सुन के अच्छा बेटा करके टीवी ऑन करके बैठ जाते थे। मतलब कोई ऐसा, मतलब इतनी लापरवाही, मतलब अपने आप इनके पता है, ये लोग ऐसे सोच के थे कि बस ना किसी बाबा का काला वो मिट्टी खा लो, किसी की ये भस्म खा लो, किसी का मतलब भगवान के सामने मतलब भगवान की पूजा कर लो, बस अपने उसी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो मैं मेरे बच्चे का कितना इलाज करवा रही हूँ विहान का। आज से कुछ महीने पहले जब मेरी बात हुई थी ना मेरी सास से, मेरी सास ने अब भी ये बात बोली थी कि ना विहान का ना इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इसको ये बिल्कुल ठीक है, बस इसको ना यहाँ वाले बाबा के पास ले जा, वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे भी एक ऐसा केस था, वो ठीक हो गया था। मतलब ये सोच है इन लोगों की, इनको ये नहीं समझ में आता। डॉक्टरी इलाज को तो ये जीरो समझते हैं। इन लोगों के हिसाब से डॉक्टर तो बस पैसा लूटता है, बेवकूफ बनाता है। मतलब आपने अपना बच्चा के साथ तो इतनी लापरवाही कर दी, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट भी इतनी लापरवाही बढ़ती गई। कभी बताओ, उनकी कोई मौसी की लड़की थी, उसने कह दिया कि हमारा एक वैद्य है जिसने ना वो गई थी, उसके ना मुहासे ठीक कर दिए थे, उसने बिल्कुल दवाई सूट कर गई थी। सनी को भी उसी के पास दिखा दो, इसका भी ठीक हो जाएगा। मैंने मना किया था उस टाइम, मैंने कहा था मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है दिल्ली में भी सनी का, वही चलना चाहिए साकेत वाला जो जहाँ पे है। मैं नहीं चाहती थी बिल्कुल भी कि मेरे पति का इलाज किसी वैद्य से करे, मैंने ओझा बाबा से करे। मैंने मना किया था उस टाइम, मैंने कहा था कि मत करवाओ, जहां चल रहा है वहां अच्छा चल रहा है, वहीं पर प्रॉपर दिखाते रहो, वहीं चलवाओ। मैंने ये बात बोली थी कि एक वैद्य जो पिंपल्स का इलाज कर रहा है वो किडनी का क्या इलाज करेगा? नहीं, वो बहुत अच्छे बाबा है, 1500-1000 रुपए फीस लेता है, वो बहुत पहुंचे हुए हैं, उनकी दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एलोपैथी बेकार है, होम्योपैथी की दवाइयां लो, ये लो। मना किया था मैंने उस टाइम, बट मेरी चली नहीं उस टाइम। और हुआ क्या नतीजा, उनकी जो वैद्य बाबा की जो दवाइयां जो दी ना 2 महीने मेरे हस्बैंड ने खाई, उनसे मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब होगी। जब वो मैक्स की चल रही थी ना दवाइयां, मेरे पति को कभी उल्टी नहीं लगी, उनको सूट कर रही थी, और उन्होंने डॉक्टरों ने कहा था मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरी सास की जिद थी, भैया मेरी बहन का बच्चों का जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है मैं चलाऊंगी अपनी, मैं बताऊंगी कहाँ इलाज करवाना है। ये कौन होती है? ये तो पढ़े लिखे बेवकूफ है। करवाया, उसका नाश करवा दिया मेरे पति का बिल्कुल ही। 2 महीने पता नहीं क्या दवाइयां दी, क्या चूर्ण गोलियां नीली पीली क्या दवाइयां दी हैं मेरे पति को कि उनकी बीमारी इतनी खराब हो गई कि किडनी फेल हो गई मेरे पति की। आप बताओ, किडनी फेल हो गई है, बताओ। तो इस चीज से मैं क्या समझूं, मेरी चली नहीं। अगर पढ़े लिखों वाली सोच होती ना तो पढ़े लिखे वाले काम करते, अपनी ना तो बहू को निकालते, अपनी बहू का घर भी बसाते, मेरे पति का इलाज भी अच्छे से अच्छा करवाते। आज मैं भी उसी घर में होती, मेरा पति भी उसी घर में होता, जिंदा होता, और मेरा बेटा भी आज बिना बाप का नहीं होता। अगर वो लोग इतने ज्यादा होता नहीं, कई लोग होते हैं बस कई लोग होते हैं जो दूसरों के घर फूकते हैं, कई लोग होते हैं खुद अपने घरों में आग लगाते हैं, वो लोग थे। बस पैसा 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 पैसा, बस पैसा ही रह गया बस जिंदगी में। मैं क्यों ना बोलूं यार, मेरी जिंदगी उजाड़ के रख दी यार, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, एक विधवा की जिंदगी दे दी मेरे को, मेरे सपने सारे तोड़ दिए। क्यों तोड़े? सिर्फ इसीलिए अपने अहंकार ईगो के चक्कर में कि हाँ भैया लड़की, अगर एक लड़का अपनी पसंद से लड़की ले आया तो बजाय उसको प्यार देने के उस घर में ही सब बर्बाद कर दो।
मैं आज मेरे को बुरा लगता है, मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, चीजें देखो, लोग हैं आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, हर कोई मूव ऑन कर जाता है लाइफ में, लेकिन मेरा बच्चा क्या देखा उसने? मेरे बच्चे को अनाथ करके छोड़ दिया, बिल्कुल ही बिना बाप का छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इलाज क्यों नहीं करवाया? और बात कहते हैं कि तुमने नहीं करवाया। भैया तुम लोग सारे पड़ोस में बैठे, सारे के सारे, तुम लोगों को इतना नहीं लगा कि जाके दिखा दो हमारा बच्चा है? सारे वहीं बैठे, सारे A to Z, पूरा का पूरा इनका कुनबा ही दिल्ली में बैठा है, लेकिन मेरे पति को कोई नहीं लेके गया हॉस्पिटल में कि उसका इलाज करवाया हो। उसकी किडनी फेल हो गई, बस यही। मैं उसके बाद भी क्या दिया, निकाल दिया घर से। मैं उसे बढ़िया, मैं सच बोल रही हूँ, अगर मेरे पति मेरे साथ अलग रहते ना, इन लोगों के साथ ना रहते, मैं मेरे पति का इलाज भी बहुत अच्छा करवाती हूँ और आज वो इस दुनिया में 100% होते अगर वो मेरे साथ रह रहे होते, अलग होते, क्योंकि मैं उनके इलाज में बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं छोड़ती। यार मेरी चलती नहीं थी यार, उस घर में इतनी सी भी नहीं चलती थी। मीन्स जो आप सोचो, जो दरवाजे पे ही ना खड़े होने दे, खिड़कियां ना खोलने दे, नौकरी पे भी तब भेजे जब पैसा कमा के ला रहे हो, मेरे हाथ में ना पैसा ना कुछ। मैं तो भाई यही चुपचाप होता नहीं कि यार मैं क्या करती, अदरवाइज ना मेरा पति आज मैं अभी ये लोग तो अगर विहान को उनके पास छोड़ देती ना, ये विहान का भी कोई इलाज विलाज नहीं करवाने वाले थे। यूं ही कई संत बाबाओं के पास इधर उधर ले जाते, कोई धागे बांध देते इसके, और दवाइयां तो भूल जाओ, कोई दवाई दुई नहीं करवाते वो लोग विहान की। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला, बोलते विहान का इलाज की जरूरत नहीं है, दवाइयां तो तू यूं ही ले रही है। मतलब इनको डॉक्टरी इलाज का कोई मतलब ही नहीं पता होता। इसीलिए कहते हैं यार एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन हो ना तो इंसान बहुत से सही फैसले लेता है अपनी लाइफ में। फिर बाद में वरना कह देते हैं यार ये तो भगवान की मर्जी थी, वो तो इतने ही दिन का था। इतने ही दिन का क्यों था भाई? इतने दिन का क्यों था? इतने दिन का क्यों था भाई? मैं यही पूछ रही हूँ, क्यों था इतने दिन का? मेरे को तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता मेरे हस्बैंड इतने ही दिन के थे। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, इलाज मिलना चाहिए था, आज वो मेरे साथ होते। लेकिन नहीं, घर में टाइम किसके पास था? आप लोगों के पास डॉक्टर के दिखाने को। आप लोगों को तो लड़ाई झगड़ों से फुर्सत ही नहीं थी, बहुओं में कमियां निकालने से फुर्सत नहीं थी। इन्हीं चीजों के ऊपर रोना धोना करना था कि हाँ इसने बर्तन अच्छे नहीं धोए, इसने ये नहीं धोया। ये नहीं सोचा यार कि चलो ये पढ़ी लिखी है, पैसा कमा के तो तुम्हें दे ही रही है, हाथ में ही दे रही है तुम्हारे, चाहे काम घर के कम कर रही हो, कमा के तो तुम्हें ही दे रही है। भाई बुरा तो लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। लाइफ मेरी बर्बाद कर दी। और तो आप लोग उसी चीज से अंदाजा लगा लो, जब बच्चे के साथ ही घर से निकाल दिया मुझे, बाद में कह दो कि लड़की बुरी थी। सारा दोष एक औरत पे जड़ दो, पति के मरने के बाद उसको मनहूस का टैग दे दो, ये मनहूस थी, इसके पांव शुभ नहीं थे, तो ऐसी थी वैसी थी। मेरा पति जब ना, मैं एक बात सुनिएगा, मेरी सुहाग रात लगा लो, मेरे पति की जिस दिन मेरी शादी हुई उसके 1 या 2 दिन के अंदर मैंने मेरी सास को ये बात बोली थी कि मेरे हस्बैंड बाथरूम में बिस्तर पे शू आ रहा है उनका। मैंने बात बोली थी उनको। अब इतना बड़ी बात हो रही है और मेरे को कहते हैं कि हाँ यार मैंने बीमार कर दिया मेरे हस्बैंड को। अरे आप खुद इस चीज अंदाजा लगाओ यार, उनकी किडनी कंट्रोल ठीक नहीं थी, तभी तो उनका ये चीज हो रही थी ना। और यहाँ मैं मेरे पति को बदनाम नहीं कर रही हूँ, ये मेडिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और मैंने जब मेरी सास को बोला ना कि मम्मी उनके ये बाथरूम क्यों निकल रहा है, अरे बेटा किसी को बताइयो मत, बदनामी हो जाएगी। वही चीज जो आप लोग बोलते हो, बदनामी हो जाएगी, किसी को बताना मत, परिवार में पड़ोस में किसी को मत बताना, अपने मायके में कि सुसु कर दिया। मैंने कहा अच्छा, बोलते कुछ नहीं है तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। मैंने कहा भैया हो जाता होगा भैया ऐसा, मुझे क्या पता। मैंने तो फिर उनको दिन में रात को उठाने लगी 2 बजे। मैंने कहा सनी एक बार वॉशरूम जाओ। लेकिन ये चीज अगर उस टाइम कोई एजुकेटेड इंसान होता ना, समझदार, तो थोड़ा सा सीरियसली लेता इन चीजों को कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों घुटनों में दर्द हो रहा है इस उम्र में। मेरे पति जब गुजरे ना, उनके आखिरी शब्द थे मेरा बच्चा, माँ मेरा बच्चा है, माँ मेरा विहान है, माँ मेरा विहान है। वो लोग इतने पत्थर दिल, जो उनका बेटा जब गुजरा ना उसके आखिरी शब्द थे मेरा विहान है, मेरा बच्चा है। इसका मतलब समझो कि वो क्या चाहता था, चाहते जाते भी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये इतने वाहियात लोग हैं, इन्होंने फिर भी क्या किया, बच्चे के बारे में कुछ सोचा, कुछ किया। हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। अरे यार वो इंसान मरता मरता भी अपने बच्चे का नाम लेके मरा है भी, ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा, माँ मेरा बच्चा है, माँ मेरा विहान है। उसकी इस वर्डिंग का मतलब ये था कि मैं चाह रहा हूं मैं नहीं बचूंगा, मेरे बच्चे को संभाल लेना, ये वर्डिंग थी मेरे हस्बैंड की। लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया इसके साथ,
हमें लेना देना नहीं है। कम से कम देखो, पर मेरे हस्बैंड को जीते जी तो नहीं सुख दिया, कम से कम मरने के बाद तो उसे सुख दे देते हैं मेरे हस्बैंड को। कम से वो ऊपर से देखता तो उसको तो तसल्ली होती ना, चलो भैया मेरे बच्चे को अच्छे से रख रहे हैं, उसका अच्छा किया। लेकिन उसका कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, मेरे को मनहूस कह के घर से निकाल दिया और पोते को लेना देना नहीं, हमें मतलब नहीं। भाई हम हाथ जोड़ा, ऐसा ससुराल तो मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल लूंगी। भगवान मुझे ऐसा ससुराल कभी तुम नहीं, हमें कभी किसी को नहीं मिलना चाहिए। कभी किसी बेटी को ऐसा ससुराल भगवान दुनिया में नसीब ना मिले जैसा नसीब मेरा गंदा निकला। मेरा भगवान ने नसीब बहुत गंदा लिखा, बहुत गंदा।